हाँ तो प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और ये वीडियो कक्षा 10th के बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 10 गणित के सभी चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो एक साथ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 10 गणित और कक्षा 10 गणित के सभी चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो एक साथ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया, इस वीडियो को आपने लास्ट तक देख लिया, तो इसके अलावा आपको कोई और बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई यूट्यूब पर और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले हैं आपके क्लास 10th के अंदर, तो सभी जो सूत्र हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक साथ बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। और यहां पर आप देख सकते हैं, इसके अलावा आपको अन्य सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपने ये सारे फॉर्मूले अच्छे से तैयार कर लिए तो आप मैथ्स में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स के सभी क्वेश्चंस है वो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं पर भी और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, और फॉर्मूले हैं और जो सूत्र हैं वो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और प्यारे बच्चों, सभी चैप्टर के सूत्र मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की, यानी जो आपके प्रश्नावली 1 है। और प्रश्नावली 1 का नाम है आपकी वास्तविक संख्या। अब देखिए, साथ साथ में मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा ये फॉर्मूले, लेकिन जो हिंदी में मैंने लिखे हैं साथ में जो ट्रांसलेट है वो हम इंग्लिश में भी करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है आपकी वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ओके, अब रियल नंबर के अंदर आपके जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें आपको कौन कौन से फॉर्मूले मिल रहे हैं, कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा HCF, जिसको हिंदी के अंदर क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? में से कहते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? ले से कहा जाता है, लघुत्तम समापूर्तक कहा जाता है। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों में क्या संबंध होता है? तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, HCF गुणा LCM, यानी में से गुणा ले से, यानी महत्तम समापूर्तक गुणा लघुत्तम समापूर्तक, बराबर में होता है आपके फर्स्ट नंबर या फर्स्ट इंटीजर बोल सकते हैं, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये सूत्र आपको याद रखना है। ओके, अगर इसमें हमें HCF ज्ञात करना हो तो हम ये सूत्र यूज करेंगे कि HCF बराबर प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे LCM। और साथ में प्यारे बच्चों आपको एक नोटबुक लेकर बैठना है और एक पेन लेना है साथ में। जैसे जैसे मैं आपको इसमें लिखवा रहा हूं वैसे वैसे आपको लिखना है। तो HCF गुणा LCM बराबर होता है प्यारे बच्चों प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या, और HCF बराबर होता है प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में क्या है? बट्टे में है आपके LCM। अगर आपको LCM निकालना है, अगर आपको लघुत्तम समापूर्तक निकालना है, तो उसके लिए आप सूत्र लेंगे प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में क्या है? आपके HCF। ओके, अगर आपको HCF दिया गया है क्वेश्चन में, LCM दिया गया है, और दो नंबर में से एक नंबर आपको दिया गया है, मान लीजिए आपको प्रथम संख्या याद करना है, प्रथम पूर्णांक आपको ज्ञात करना है, तो कौन सा सूत्र आप यूज करेंगे? HCF गुणा LCM, यानी महत्तम समापूर्तक गुणा लघुत्तम समापूर्तक बट्टे में दूसरी संख्या। ओके, और अगर आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, सेकंड पूर्णांक आपको ज्ञात करना है, सेकंड इंटीजर आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, अप्लाई करना है HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM बट्टे में प्रथम संख्या। तो ये जो सूत्र हैं ये आपके प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 से बन रहे हैं। ओके, अब हम बात करेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 क्या है प्यारे बच्चों? आपके बहुपद। तो बहुपद के अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से सूत्र बन रहे हैं, तो सारे सूत्र को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 है आपके प्रश्नावली 2 है बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। ओके, अब पॉलिनोमियल्स जो बहुपद है इसमें कौन कौन से सूत्र हैं? तो सबसे पहले हम बात करें शून्यंकों का योग, यानी शून्यंकों का योग, यानी सम ऑफ जीरो, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? शून्यंकों का जो योग है उसको इंग्लिश में कहा जाता है सम ऑफ जीरोज। ओके, अब यहाँ पर शून्यंकों का योग, तो यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर एल्फा और बीटा
बीटा क्या है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे बच्चों ये बॉक्स में कि यहाँ अल्फा और बीटा दिए गए बहुपद के क्या है, शून्यंक है। अल्फा और बीटा हमने सुपोज किया है कि बहुपद के क्या है, शून्यंक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बट्टा ए, यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है, और b क्या है यहाँ पर x का गुणांक, और बट्टे में a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। अगर आप ये वाला सूत्र याद करना चाहते हैं तो ये भी याद कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए शून्यकों का गुणनफल, ये आपके शून्यकों का गुणनफल है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बट्टा a, या फिर आप लिख सकते हैं अचर पद बट्टे x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टे x स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद में है मेरे बच्चों नेक्स्ट है आपके द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अगर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है, तो उसके लिए आप कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का योग लिख सकते हैं गुणा में x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल लिख सकते हैं, और बराबर में क्या रखना है, आपको 0 रखना है। तो इस प्रकार से आप द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र जान गए हैं। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 3 है आपके, जो प्रश्नावली 3 है। प्रश्नावली 3 में प्रश्नावली 3 का नाम है आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये आपके चैप्टर का नाम है। तो इसमें भी काफी सारे फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। देखिए एग्जाम होता है, बोर्ड का जो पेपर आएगा उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिसमें सीधा आपको सूत्र पूछेगा, तो उसमें देखिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है रैखिक समीकरण के हल। अगर आपको रैखिक समीकरण के हल पूछा है तो हल आपके 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो अद्वितीय हल होता है, और एक अनेक, यानी 3 स्थितियां होती है आपके हल की, जिसमें एक अद्वितीय हल, और एक कोई हल नहीं होगा, और एक अनंत हल होंगे। तो आपको 2 समीकरण दिए जाएंगे, जिसमें फर्स्ट स्थिति की अगर मैं बात करूं तो a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल b1 बट्टा b2। तो इसके लिए हल की जो स्थिति है वो क्या होगी, अद्वितीय होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों, अद्वितीय। ये आपको याद रखनी है। यहां पर आप समझ सकते हैं कि a1 व a2 x का गुणांक है। a1 व a2 क्या है, x का गुणांक है। जैसे मान लो आपको एक समीकरण दिया गया है प्यारे बच्चों, 2x प्लस 3y बराबर में आपको दे दिया 4। तो इसमें x का गुणांक कौन है, 2, तो ये हो जाएगा आपके a1। ओके, और उसके बाद में y का गुणांक क्या होगा, आपके y का गुणांक आप देख सकते हैं यहाँ पर b1, यहाँ पर y का b1 तथा b2 y का गुणांक है। तो b1 यहाँ पर 3 है, और ये आपके c1 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण मिलेगा आपको 3x प्लस 5y बराबर 9। तो इसमें a1 कौन है भाई, a2 कौन है 3, और b2 कौन है 5, और c2 कौन है 9। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल b1 बट्टे b2। तो इसके लिए जो हल की स्थिति है वो क्या होगी, अद्वितीय होगी। अगर स्थिति सेकंड आपको क्या दी गई है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल c1 बट्टे c2। तो ऐसी स्थिति के लिए हल क्या होंगी, इसमें कोई हल नहीं होगा। ओके, यानी नो सॉल्यूशन होगा इसमें। और तीसरी स्थिति है आपके यहाँ पर कि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो ऐसी स्थिति के लिए जो हल हैं वो क्या होंगे, आपके अनंत हल होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों, अनंत हल होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आप लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको थर्ड स्थिति दे रखी है कि रैखिक समीकरण के अगर आपको निकाय पूछता है, तो निकाय की अगर मैं बात करूं तो निकाय है वो प्यारे बच्चों आपके 2 प्रकार का होता है, जिसको एक नाम देंगे हम संगत, और दूसरा होता है आपके असंगत। तो संगत कब होगा, असंगत कब होगा, किस स्थिति के लिए संगत होगा, किस स्थिति के लिए असंगत होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्थिति फर्स्ट है आपके कि a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल b1 बट्टे b2। तो ऐसी स्थिति के लिए रैखिक समीकरण के निकाय क्या होंगे, संगत होंगे। अगर यहाँ पर स्थिति 2 दी रखी है आपको a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल c1 बट्टे c2। तो ऐसी स्थिति के लिए प्यारे बच्चों जो युग्म है, जो समीकरण के जो निकाय हैं वो क्या होंगे, वो प्यारे बच्चों आपके असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम बात करें तो जो थर्ड स्थिति है वो आपकी क्या होगी। तो थर्ड स्थिति भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a1 बट्टे a2
प्यारे बच्चों क्या दे रखा है आपको, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 बराबर ऐसी समीकरण के लिए जो निकाय हैं वो क्या होंगे, संगत होंगे। क्या होंगे, संगत। उसके बाद में देखिए यहाँ पर थर्ड स्थिति आपको दे रखी है कि रैखिक समीकरण द्वारा रेखाएं, रैखिक समीकरण द्वारा रेखाएं। तो रेखाएं आपके तीन प्रकार की होती है, एक तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है और एक आपके समांतर रेखा होती है और एक आपके संपाती रेखा होती है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट स्थिति की बात करूँ, फर्स्ट स्टेप की बात करूँ तो a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल b1 बट्टे b2। तो ऐसी स्थिति के लिए समीकरण द्वारा जो उत्पन्न रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा। उसके बाद में सेकंड स्थिति की अगर हम बात करें तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो ऐसी स्थिति के लिए प्यारे बच्चों जो रेखाएं हैं वो आपकी क्या होंगी, समीकरण की समांतर रेखाएं होंगी, यानी पैरेलल लाइन होंगी आपके। ओके, उसके बाद में अगर मैं थर्ड स्थिति की यहाँ पर बात करूं तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो ऐसी स्थिति के लिए, ऐसी स्टेप के लिए जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, वो होंगी प्यारे बच्चों आपके संपाती रेखा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 4 है आपके द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो इसमें भी काफी सारे फॉर्मूले हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं बात करूं श्रीधराचार्य, जिसको द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है। श्रीधराचार्य सूत्र को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, द्विघाती सूत्र कहा जाता है। अब द्विघाती सूत्र क्या है आपके कि अक्ष बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब यहां पर मैं बात करूं तो यहां a क्या है, यहां a है प्यारे बच्चों अक्ष स्क्वायर का गुणांक, b क्या है आपके अक्ष का गुणांक और c क्या है अचर पद। जैसे मान लो आपको एक समीकरण दे दिया 2 अक्ष स्क्वायर प्लस का 3 अक्ष और प्लस का 5 और बराबर में 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो इसमें a का मान क्या होगा आपके, a होता है आपके अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो अक्ष स्क्वायर के गुणा में कौन है 2, तो ये a हो जाएगा। अक्ष के गुणा में कौन है तो इसको हम b कहेंगे और अचर पद कौन है इसमें 5 है तो c इसमें 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पता लगाना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है इसमें कि द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात करना। अगर आपको द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि d बराबर प्यारे बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचर ऑफ रूट। अब आपको अगर मूलों की प्रकृति बतानी है कि मूल कैसे होंगे तो उसके लिए 3 स्थितियां हैं आपके। फर्स्ट स्थिति क्या है आपके कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, इसका मान है वो 0 से बड़ा है। ओके, तो ऐसी स्थिति के लिए जो मूल हैं वो क्या होंगे, 2 भिन्न भिन्न या 2 अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। ओके, और सेकंड स्थिति है कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ऐसी स्थिति के लिए जो मूल हैं वो क्या होंगे, दोनों मूल क्या होंगे प्यारे बच्चों, बराबर होंगे आपकी। और तीसरी स्थिति है इसमें कि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 से कम है। 0 से कम कब होता है, जब नंबर माइनस में होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए मूल हैं वो नहीं होते हैं, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो ये आपको प्यारे बच्चों इसमें याद रखना है। उसके बाद में देखिए हम बात करें नेक्स्ट जो अध्याय है आपका, नेक्स्ट जो प्रश्नावली है, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है आपके समांतर श्रेणियां यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें कौन कौन से सूत्र हैं आपके, तो सबसे पहले देखिए समांतर श्रेणी की मैं बात करूं तो समांतर श्रेणी के जो पद हैं, जो टर्म्स हैं, उनका क्रम है वो क्या होता है, यानी समांतर श्रेणी के पदों का क्रम क्या होता है। तो क्रम है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं A1 का मतलब है आपके प्रथम पद। तो A1 है वो किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। और A2 का मतलब है यहाँ पर दूसरा पद, यानी जो समांतर श्रेणी है उसका दूसरा पद। तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस D से लिख सकते हैं। अगर आपको समांतर श्रेणी का तीसरा पद ज्ञात करना है तो तीसरे पद को आप A3 से लिख सकते हैं। A3 से आप नोट कर सकते हैं उसको। तो A3 बराबर हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। ओके, अगर आपको समांतर श्रेणी का फोर्थ टर्म निकालना है, चौथा पद आपको निकालना
है, तो इसके लिए आप सूत्र लगाएंगे a + 3d। अब यहाँ पर a का मतलब क्या है मेरे बच्चों, फर्स्ट टर्म है। a यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद है, और d यहाँ पर है कॉमन डिफरेंस यानी सार्वय अंतर। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से आपको माइंड में बिठाना इस चीज को। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है आपके सार्वय अंतर ज्ञात करना। सार्वय अंतर का मतलब होता है प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस। अगर आपको एपी का समांतर श्रेणी का आपको कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है, कॉमन डिफरेंस आपको ज्ञात करना है, तो उसके लिए आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो d बराबर प्यारे बच्चों a2 - a1, a2 - a1। a2 का मतलब है दूसरा पद, दूसरे पद में से पहला पद आपको घटाना है। और अगर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। और अगर आपको ये फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं कि चौथा पद माइनस तीसरा पद। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद। अगर आपको व्यापक पद ज्ञात करना है, व्यापक पद से मतलब है यहाँ पर एनवा पद, यानी आपको समांतर श्रेणी एपी का एनवा पद ज्ञात करना है, व्यापक पद आपको ज्ञात करना है, तो उसके लिए आप सूत्र यूज कर सकते हैं कि an बराबर a + n - 1 गुणा में d, जहां an क्या है बच्चों, अंतिम पद है, और n क्या है, पदों की संख्या। यहाँ पर an है आपके अंतिम पद, और an को प्यारे बच्चों आप l से भी दर्शा सकते हैं, यहाँ l भी लिख सकते हैं। a है आपके फर्स्ट टर्म प्रथम पद, और n है आपके कुल पदों की संख्या, और d है प्यारे बच्चों आपके कॉमन डिफरेंस यानी सार्वय अंतर। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट सूत्र है आपके कि एपी के n पदों का योग। अगर आपको योग निकालना है, योग का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों सम, SUM, तो योग को अपन S से दर्शाते हैं। ओके, अब यहाँ पर SN यानी n पदों का योग, n पदों का योग बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस और n - 1 गुणा में d, और ब्रैकेट में इस चीज को आपको लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और जहां SN क्या है मेरे बच्चों, SN है आपके योग है, इस चीज को आपको याद रखना है। अगर आपको n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, यह सूत्र प्यारे बच्चों काफी बार आपके बोर्ड के पेपर में आ चुका है, 1 मार्क्स में आ चुका है कि n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ओके, सीधा सूत्र पूछता है आपको, तो SN बराबर n कोष्टक n + 1/2, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि जब एपी में जब समांतर श्रेणी में a और an दिया हो, a का मतलब अगर आपको कोई प्रश्न में प्रथम पद दिया गया है मतलब a दिया गया है और अंतिम पद an का मान दिया गया है, तो आपको योग ज्ञात करना है, तो उसके लिए आप कौन सा सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, SN बराबर n/2 a + an, ये सूत्र आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको एपी में जो समांतर श्रेणी है उसमें अंतिम पद से nवा पद ज्ञात करना है, अंतिम पद से अगर आपको nवा पद ज्ञात करना है तो आप सूत्र लगा सकते हैं nवा पद बराबर an माइनस कोष्टक n - 1 गुणा d। ओके, ये आपको तैयार करना है, ये प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर है आपके, अब देखिए चैप्टर नंबर 6 है आपके त्रिभुज, तो त्रिभुज में कोई भी फॉर्मूला नहीं है आपके। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 का नाम है आपके निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहा जाता है। अब देखिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर आपके कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर आपको दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो कौन सा सूत्र आप अप्लाई करेंगे, दूरी बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर प्यारे बच्चों मैं यहां पर बात करूं x1 y1 x2 y2, तो x1 x2 y1 y2 ये क्या है, ये निर्देशांक है जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। ओके, उसके बाद में है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ज्ञात करना, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर आपको ज्ञात करना है तो कौन सा सूत्र आप अप्लाई करेंगे, मध्य बिंदु ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है आपके x बराबर x1 + x2/2, और दूसरा फॉर्मूला है आपके y बराबर y1 + y2/2। ओके, उसके बाद में तीसरा फार्मूला है आपके अंत विभाजन यानी इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, अंत विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो इसका फार्मूला है x बराबर m1 x2 + m2
x1 बट्टे m1 प्लस m2, और सेकंड सूत्र है y के इक्वल में, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। अब यहाँ पर x1 x2 y1 y2 ये आपके निर्देशांक हैं, और अगर मैं बात करूं m1 और m2 की, तो m1 और m2 क्या है, m1 और m2 रेशो हैं यानी अनुपात हैं। ओके, तो अनुपात है वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। उसके बाद में चैप्टर नंबर 8 यानी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। तो ट्रिग्नोमेट्री में काफी सारे फॉर्मूले हैं और बगैर फॉर्मूले चैप्टर है, इसका कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो जो सूत्र है इसके बहुत ही अच्छे से मैंने डिजाइन किए, आप समझ सकते हैं, आप आराम से समझ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति है जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें सबसे पहला फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय सूत्र याद करना है तो एक फॉर्मूला अगर आप याद कर लिए तो ये दो फॉर्मूले आप इसे एक से बना सकते हैं। तो फार्मूला क्या है आपके, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। और यहां पर अगर आपको लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर बराबर आधार कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तभी आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपको आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर बराबर होगा मेरे बच्चों कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, उनमें अगर हम साइड देखें उनका अनुपात देखें तो अनुपात के लिए आपको LAL बट्टा के ये सूत्र आपको याद रखना है। ओके, LAL बट्टा के, यहां पर L बट्टा के से मतलब है आपके साइन, A बट्टा के से मतलब है आपके कोस, और L बट्टा A से मतलब है आपके टेन। अगर मैं यहां पर बात करूं L से क्या है, L से मतलब है आपके लंब, और A से मतलब है आपके आधार, और K से मतलब है आपके कर्ण। ओके, अब देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो साइन थीटा बराबर क्या आता है, साइन थीटा बराबर कौन सी साइड आती है, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। ओके, और अगर मैं कोस के बराबर में बात करूं तो कोस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। ओके, अगर मैं टेन के बराबर में बात करूं तो टेन बराबर होता है आपके लंब बट्टा आधार। अगर मेरे को कोसेक थीटा निकालना है तो मेरे को साइन थीटा पता होना चाहिए। साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कोसेक का अपोजिट होता है साइन, तो साइन बराबर लिखा हमने लंब बट्टा कर्ण, तो इसको लिखेंगे कर्ण बट्टा लंब। अब देखिए सेक किसका अपोजिट होता है, तो सेक है वो कोस का अपोजिट होता है। कोस बराबर मैंने लिखा आधार बट्टे कर्ण, तो सेक बराबर मैं लिख सकता हूं कर्ण बट्टा आधार। उसके बाद में कोट है वो किसका अपोजिट होता है, कोट है वो टेन का अपोजिट होता है, तो टेन बराबर मैंने लिखा लंब बट्टे आधार, तो कोट बराबर में क्या लिखूंगा, आधार बट्टे लंब। तो ये सूत्र आपको याद रखने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं वो आपको क्या याद रखने हैं। अब देखिए व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, और अब देखिए अगर यहां पर समझने की हम बात करें तो साइन थीटा बराबर मैंने क्या बताया, दोनों में से कोई एक ले लो, या तो साइन ले लो या कोसेक ले लो। तो साइन ले रहे हैं हम, तो साइन बराबर क्या होता है, 1 बट्टे कोसेक थीटा, ये मैंने बताया। अगर इसके बट्टे में एक रख लें और इन दोनों को हम वज्र गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो साइन इंटू कोसेक बराबर क्या होगा, साइन इंटू कोसेक बराबर होगा आपके 1। ये सूत्र हमने बनाया है तो ये आपको जरूर समझना है। और कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा। तो इन दोनों का जो व्युत्क्रम है वो क्या होगा, इन दोनों का व्युत्क्रम प्यारे बच्चों 1 होगा आपके। और टेन बराबर होता है 1 अपॉन कोट या फिर साइन बट्टा कोस, ये सूत्र आपको ज्यादा यूज करना है, टेन बराबर साइन बट्टा कोस, और कोट बराबर होता है कोस बट्टा साइन। और अगर हम दोनों को व्युत्क्रम गुणा करें टेन इंटू कोट, तो टेन इंटू कोट बराबर क्या होता है, 1 होता है। ओके, उसके बाद में विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। ये सारणी तो प्यारे बच्चों आपको बनानी आती होगी, यहां पर हम कुछ विशेष बातें भी करेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहां पर साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, और यहां पर 0 डिग्री 30 डिग्री
45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए 0 डिग्री की जगह तो मैंने यहाँ पर 0 ही लिखा है, ओके, लेकिन 30 डिग्री की जगह हम आप क्या यूज कर सकते हैं, पाई/6 भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पाई का मतलब है प्यारे बच्चों, यहाँ पर पाई का मतलब है प्यारे बच्चों आपके 180 डिग्री। पाई का मतलब क्या है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर पाई/6 है, तो पाई का मान हमने 180 लिख दिया, बट्टे में 6। 180 के अंदर 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 30 बार। तो इस प्रकार से 45 को पाई/4 और 60 को पाई/3 और 90 को पाई/2 ये लिख सकते हैं हम। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इसी प्रकार से कंप्लीट टेबल भी आपको अच्छे से याद करनी है। अगर आपने एक कंप्लीट टेबल याद कर ली तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें एक एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे, और जो 9 का चैप्टर है आपके वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी फॉर्मूले लगेंगे वो आपके इसी सारणी के लगेंगे, ओके। तो ये आपको याद होना चाहिए, अच्छे से कंप्लीट जो टेबल है वो आपको याद करनी है। उसके बाद में है प्यारे बच्चों त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। अब देखिए त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण जो ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा वाले जो आइडेंटिटीज वाले जो सूत्र है वो आपको क्या याद करने हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख दें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा याद करना है तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद में नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपके कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके सेक स्क्वायर थीटा। और 1 बराबर क्या होता है, 1 बराबर होता है आपके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो आपको क्या याद रखना है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों आपके कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1 बराबर आप लिख सकते हैं, 1 बराबर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए कुछ विशेष सर्व समीकरण सूत्र है जो आपको पूरी मैथ में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर में काम आ सकते हैं, ओके। आपके डेली लाइफ में आप यूज करते हैं इन सूत्र को। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 है आपके वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले है प्यारे बच्चों वर्त की परिधि, यानी यहां पर बात करूं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी वर्त की परिधि, या फिर परिधि को हम परिमाप भी कह सकते हैं। तो वर्त की परिधि या परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2πr। यहां पर पाई की जगह यहाँ पर पाई क्या है, पाई है आपके 22/7। पाई क्या है, 22/7, ओके, या 3.14 होता है इसका मान, ये आपको याद रखना है। और आर है प्यारे बच्चों रेडियस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, यानी वर्त की त्रिज्या। और वर्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल, तो इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में है अर्धवर्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल है आपके सेमी सर्कल ऑफ एरिया, तो इसका फार्मूला होता है आपके 1/2 पाई आर स्क्वायर। और अगर आपको अर्धवर्त का परिमाप ज्ञात करना है, अर्धवर्त का परिमाप आपको ज्ञात करना है, परिधि आपको ज्ञात करनी है, तो उसका फार्मूला होगा आपके पाई आर। उसके बाद में है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और उसके बाद में है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो इसका फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों थीटा
थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि जब चाप की लंबाई यानी आर्क ऑफ लेंथ, जब चाप की लंबाई l व त्रिज्या r दी गई हो और आपको पूछा गया हो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो तब आप कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे? 1/2 L इंटू आर, 1/2 L इंटू आर, ये सूत्र आपको यूज करना है। नेक्स्ट है आपके कि त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई अगर आपको ज्ञात करनी है तो उसके लिए सूत्र आप अप्लाई कर सकते हैं कि 2 पाई आर थीटा बट्टे 360, 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 या पाई आर थीटा बट्टे 180, तब ये वाला सूत्र आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आपके जो चैप्टर नंबर यही है आपके इसी चैप्टर का है आपके चैप्टर नंबर 12 का है। तो यहाँ पर है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अगर आपको लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपको अगर माइनर सेगमेंट है उसका एरिया अगर आपको ज्ञात करना है तो सूत्र आप लगा सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और उसके बाद में है दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल यानी मेजर सेगमेंट का एरिया, यानी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो तब आप कौन सा सूत्र लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद में है चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मेरे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या अप्लाई करना है? 1/4 1/4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 है प्यारे बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसमें आपको कौन कौन से फार्मूले याद करने हैं? तो सबसे पहले है प्यारे बच्चों आपके घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो उसका फार्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, घन का आयतन निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके साइड क्यूब यानी भुजा की घात 3। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो उसका फार्मूला है 2 इंटू L इंटू बी यानी लेंथ गुणा ब्रिथ, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके घनाभ का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका फार्मूला होता है लेंथ गुणा ब्रिथ गुणा हाइट यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इसका फार्मूला है आपके 2 पाई आर कोष्टक r प्लस h। उसके बाद में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपके बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया या जिसको हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? बेलन का, सिलेंडर का। तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई RH, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर H। उसके बाद में है आपके शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसका फार्मूला होता है पाई आर कोष्टक L प्लस R। अब यहाँ पर R से मतलब है त्रिज्या, पाई का मान 22/7, L यहाँ पर क्या है? L यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई है और R आपके वृत्त की त्रिज्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या। अब देखिए नेक्स्ट है आपके शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, CSA ऑफ कोन निकालना है आपको, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको कौन सा अप्लाई करना है? पाई RL। उसके बाद में है शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है आपके 1/3 पाई आर स्क्वायर H। उसके बाद में शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्लेंट हाइट ऑफ कोन यानी L बराबर √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तब आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्यारे बच्चों
नेक्स्ट है आपके गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है आपके 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। उसके बाद में गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो इसका फार्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद में है अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर आपको अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको अर्ध गोले का आयतन निकालना है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद में चैप्टर नंबर 14 है मेरे बच्चों सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले हैं आपके, तो स्टैटिक्स में नाम से आपको पता चलता है माध्य, माध्यक और बहुलक, तीन चीजें हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापक हैं, तीनों मापकों को अच्छे से डिटेल से इनके सूत्रों की बात करेंगे। तो सबसे पहले है आपके समांतर माध्य, जिसको अरिथमेटिक मीन कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन आएगा बटन 2 4 6 8 10 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम कौन सा सूत्र अप्लाई करते हैं, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्लास मार्क। अगर आपको क्लास मार्क निकालना है, वर्ग चिन्ह आपको ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको सूत्र लगाना है, सूत्र अप्लाई करना है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टे 2। जैसे आपको 20 से 30 के बीच का वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, तो ऊपरी वर्ग सीमा क्या है 20 और सूत्र में प्लस का साइन, और निचली वर्ग सीमा है आपके 30 और बट्टे में 2। 20 और 30 50 के अंदर 2 का भाग देंगे तो ये आएगा आपके 25। ओके, यानी 20 और 30 का जो वर्ग चिन्ह है वो 25 होगा। तो इस सूत्र से हमने ज्ञात किया है। उसके बाद में है कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। अगर आपको माध्य ज्ञात करने की कल्पित माध्य विधि दे रखी है तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, माध्य को अक्ष बार से दर्शाते हैं बेटा, माध्य को अक्ष बार से दर्शाते हैं। तो अक्ष बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। यहां पर सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों योग, सम। ओके, और उसके बाद में है समांतर या प्रत्यक्ष माध्य ज्ञात करना है, आपको डायरेक्ट मीन निकालना है, तो उसके लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, अक्ष बार बराबर सिग्मा एफ अक्ष बट्टे सिग्मा एफ। और उसके बाद में है पद विचलन माध्य। अगर आपको स्टेप डेविएशन मेथड से आपको माध्य निकालना है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, अक्ष बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ गुणा में h। उसके बाद में है मीडियन यानी माध्यक। अगर आपको माध्यक या माध्यिका ज्ञात करनी है, तो अगर आपको सिंपल क्वेश्चन दे रखा है जैसे 2 4 0 8 10 5 9 15, इसका आपको माध्य ज्ञात करना है, तब आपको 2 स्थिति देखनी है। यदि पदों की संख्या मतलब n क्या हो, विषम हो। अगर विषम संख्या है, विषम अंक आ रहा है, पदों की संख्या अगर विषम आ रही है, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है m बराबर n प्लस 1/2 पद। ओके, अगर पदों की संख्या n का मान सम संख्या आ रही है, तो सम संख्या के लिए आपको ये सूत्र लगाना है m बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट्टे में 2, तब आपको ये सूत्र लगाना है। उसके बाद में देखिए, अगर आपको वर्गीकृत बारंबारता बटन से माध्य ज्ञात करना है, आपको एक सारणी दे रखी है जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है, तब आपको अगर माध्य ज्ञात करना है, माध्यक आपको मीडियन निकालनी है, तो माध्यक m बराबर, माध्यक को m से दर्शाते हैं, तब ये सूत्र लगेगा l प्लस n/2 माइनस CF/f गुणा में h। उसके बाद में है आपके बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, और इसको z से दर्शाते हैं। तो बहुलक यानी ब्रैकेट में लिखा है z और बराबर l प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 बट्टे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा में h। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मीन, मीडियन और मोड, तीनों में क्या रिलेशन है, यानी माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं, इन तीनों में क्या संबंध होता है, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। तो इसका रिलेशन है, इसका सूत्र है, ये आपको याद रखना है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये सूत्र आपको याद रखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 15 है, आपके लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। तो प्रायिकता में भी आपके 3 सूत्र हैं, तो इसमें पहला सूत्र आपको क्या याद रखना है, होने की प्रायिकता। अब प्यारे बच्चों होने की प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं, तो होने की प्रायिकता को PE से दर्शाते हैं। P से मतलब यहाँ पर प्रायिकता, E का मतलब घटना, तो होने की प्रायिकता है उसको PE से दर्शाते हैं। और इसका सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी PE बराबर मेरे प्यारे बच्चों अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके न होने की प्रायिकता।
तो न होने की प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं, पे ए बार से दर्शाते हैं। पे ए बार, यहां पर ए के ऊपर जो माइनस का साइन लगा हो इसको बार बोलते हैं। पे ए बार बराबर होता है प्यारे बच्चों 1 माइनस पे ए, यानी होने की प्रायिकता है उसमें एक में से अगर हम होने की प्रायिकता को घटा देते हैं तो न होने की प्रायिकता का मान हमारे पास आ जाता है। उसके बाद में है होने की प्रायिकता। होने की प्रायिकता का मतलब पे ई, होने की प्रायिकता मतलब पे ई, और न होने की प्रायिकता मतलब पे ई बार। इन दोनों में क्या संबंध होता है, तो पे ई बार प्लस पे ई, यानी न होने की प्रायिकता प्लस होने की प्रायिकता के इक्वल में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो प्यारे बच्चों सभी चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको काफी डिटेल से पढ़ाए हैं, काफी डिटेल से मैंने इनको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।